ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ श्री दिनेश कुमार जी, सरदार किशन सिंह जी, पार्टी दे बहुत सीनियर आगू भाजपा जिला फाजिलका तो जुड़े ने। मैं बेनती करांगा कि साडे विच अज पंजाब दे बेटे और केंद्रीय स्पोक्सपर्सन पार्टी दे सरदार इकबाल सिंह जी जिहड़े बड़े वड्डे अफसर भी रहे ने, खुद उन्हां दी खेती है, पंजाब च एक वड्डा नाम है, देश भर च उन्हां दी किताबां विकदियां, वो भी साडे शामिल ने। और मेरे बहुत प्यारे भाई जिन्हां दी चर्चा, जिन्हां दी लाइन असीं सारे लैने आ, ऐसे संबित पात्रा जी भी इत्थे हाजिर ने। मैं सरदार इकबाल सिंह जी नूं बेनती करांगा कि फाजिलका दे सारे ही जिहड़े प्रमुख लोग आए उन्हां दा नाम बोलन और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं स्टार्ट करन वास्ते शेखावत जी नूं स्वागत करन। भाजपा जिला तो जिहड़े कार्यकर्ता ते अधिकारी शामिल होए ने उन्हां विच श्री राकेश धूड़िया जी जिला अध्यक्ष, श्री शिवराज गोयल जी प्रदेश सचिव, श्रीमती मोना जायसवाल जी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष, श्री अरुण नारंग जी विधायक, श्री सुरजीत कुमार ज्ञानी जी पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पंजाब, अश्विनी कुटेला जी जिला महामंत्री, राम कुमार मान धनिया जिला महामंत्री, श्री मनोज झीजा प्रदेश सचिव किसान मोर्चा, श्री कृष्णलाल हीरावाली जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय से दिनेश जी संगठन मंत्री। तो आप हमारे बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हाजिर हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात जो है हमारे सामने रखें, किसानों के सामने रखें। गजेंद्र जी यहाँ प्रेस बैठी है। मैं फाजिलका जिला दी भाजपा नूं निवेदन करांगा कि कैमरा प्रेस वाल कर देन ताकि गजेंद्र जी प्रेस नाल गलबात कर सकन। गजेंद्र शेखावत जी सब नाल पहले प्रेस नूं अज दा अपने किसान बिल्स बारे दसणगे और उस तो बाद अगर प्रेस दे किसी बंधु ने गल करनी होएगी तो प्रेस दा बंधु अपने अखबार दा ना अपना ना बोल के वो गलबात करेंगे। साडे कोल पार्टी दे स्टेट हैडक्वार्टर तो और सेंटर हैडक्वार्टर तो भी लीडरशिप जुड़ी है, वो भी सहयोग देगी। मैं गजेंद्र शेखावत जी नूं बेनती करना क्योंकि वो गजेंद्र शेखावत जी खुद एक किसान ने और इस वेले जल शक्ति मंत्रालय जिहड़ा कि खेती नाल ही जुड़िया है, देश दे पानी नूं बचाउण वास्ते काम कर रहा है। वो बहुत वड्डा उन्होंने काम खेती वास्ते, किसानी वास्ते और पानी वास्ते किया है। ऐसे मिनिस्टर, ऐसे समाज सेवक, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गजेंद्र शेखावत जी नूं कहांगा कि वो अपनी प्रेस नाल गलबात शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी, सरदार इकबाल सिंह जी, आज इस प्रेस वार्ता में तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और पत्रकार मित्रों, आप सबको मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। कुछ समय थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके कारण से भी मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 60 के दशक तक हमारा देश जो है वो देश खाद्यान्न की कमी वाला देश था। बहुत वरिष्ठ जो लोग बैठे हैं, इकबाल सिंह साहब जैसे लोग, उन लोगों को निश्चित रूप से स्मरण होगा कि उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस विषय की घोषणा की थी कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए ताकि शेष लोगों को भोजन मिल सके, उनका पेट भरा जा सके।
हमको, हम में से जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी कि खाद्यान्न जो है, गेहूं दुनिया के दूसरे देशों से, ऑस्ट्रेलिया से और मैक्सिको से, अमेरिका से जहाजों में भर भर के लाया जाता था ताकि हमारे देश के लोगों का हम पेट भर सकें। लेकिन आज 2020 के साल में, 60 साल बाद में, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के किसान का और उनके चरणों में वंदन करना चाहता हूं कि उनकी मेहनत के, जो खून पसीना एक करके उन्होंने मेहनत की, और साथ ही साथ में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम है कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न का उत्पादक देश है। आज हमारा देश जो है न केवल खाद्यान्न का, दुनिया में डेयरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज हमारा देश दुनिया में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गन्ने और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फल और सब्जी के उत्पादन करने वाले देश हैं। हम दुनिया के दूसरे बड़े पोल्ट्री का उत्पादन करने वाले देश हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मीट का एक्सपोर्टर हैं और साथ ही साथ श्रिम्प के एक्सपोर्टर भी दुनिया में दूसरे पायदान पर। यह अभिनंदन है किसान का और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी कि जब देश ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की कि जो देश खाद्यान्न की कमी वाला देश था वो दुनिया के 10 बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस में पहुंचा। आज अगर भारत की कल्पना करें तो भारत के जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेड में 4 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का आज भी जो है हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो इकोनॉमी एग्रीकल्चर की है। लेकिन इतने सब रुचिकर आंकड़ों के होते हुए भी देश का किसान की हालत दिन प्रतिदिन कम खराब होती जा रही थी। और उसका कारण यदि कोई था तो वो था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जब देश खाद्यान्न की कमी वाले फूड डेफिसिट नेशन से फूड सफिशिएंट नेशन या फूड सरप्लस नेशन बना, उस दौर में जिस तरह का पॉलिसी चेंज किया जाना चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में, वो पॉलिसी चेंजेस उस समय की सरकारें नहीं कर पाई। उनके यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस उनकी यूएसपी थी और उसके कारण से देश के कृषि जो क्षेत्र है उसको और किसान को आज ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। देश के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली बार अगर किसी ने इस देश में इस विषय का विचार किया तो देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और उन्होंने एक आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक थे, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथन को उसका चेयरमैन बनाया गया। स्वामीनाथन साहब ने व्यापक कंसल्टेशन किया, स्टेट्स के साथ में बातचीत की, किसानों के समूहों के साथ में बातचीत की, देश के कृषि क्षेत्र के बारे में बातचीत की और अपनी पहली रिपोर्ट अक्टूबर 2004 में प्रस्तुत की। 4 वॉल्यूम की आखिरी रिपोर्ट जो है, 4थे वॉल्यूम उन्होंने दिसंबर 2006 में, 2 साल के बाद में उन्होंने दी। पहले 2 वॉल्यूम में उन्होंने एग्रीकल्चर का स्टेटस, भारत का किसान कृषि क्षेत्र का इतिहास, इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन दूसरे 2 वॉल्यूम में उन्होंने वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और उसके बाद में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। हम जब कभी भी, मैं क्योंकि किसान हूं खुद भी और खेती करते करते यहां तक पहुंचा हूं, मुझे देश में और देश के बाहर पूरी दुनिया में भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर के व्यक्तिगत रूप से हल चला करके खेती करने का अनुभव है। जब मैं भारत की खेती को देखता हूं तब उन सारे विषय जो स्वामीनाथन साहब ने बात की, आज हम जब कभी भी स्वामीनाथन की चर्चा करते हैं तो एमएसपी के साथ में जोड़ करके करते हैं। किसानों के आंदोलन के साथ मैंने भी खड़े होकर के कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट लागू करो और एमएसपी प्रदान करो, ऐसे नारे मैंने भी व्यक्तिगत रूप से लगाए होंगे। एमएसपी और स्वामीनाथन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम, पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को यदि हम देखें तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस की थी, उन्होंने 6-7 वर्टिकल्स पर बात की थी। पहला वर्टिकल था कि देश में लैंड रिफॉर्म होना चाहिए और लैंड रिफॉर्म जो उन्होंने अनुशंसाएं की 2006 से लेकर के 2014 तक, 8 साल तक यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार उन रिपोर्ट्स का तकिया बना करके सोती रही, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने इंप्लीमेंट करना प्रारंभ किया। लैंड रिफॉर्म्स की जो बात स्वामीनाथन साहब ने की थी, उस लैंड रिफॉर्म पर माननीय मोदी जी ने, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो और चाहे जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात हो, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रोडक्टिविटी हो उसकी बात हो, इन सब पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अलग से काम शुरू किया।
स्वामीनाथन साहब ने दूसरा इरिगेशन की जो है कमांड बढ़ना चाहिए, एरिया बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर काम प्रारंभ किया, इसके ऊपर अपनी अनुशंसा की। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उस योजना के माध्यम से हमने 100 से ज्यादा ऐसे बांध जो अधूरे पड़े थे 20-20, 30-30, 40-40 साल से, उन बांधों का जो है तेजी के साथ में टाइम फ्रेम में निर्माण हो, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, इसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया। 30 लाख हेक्टेयर जमीन उसके कारण से सिंचाई का रकबा बढ़ना था। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उसमें से 106 में से 84 परियोजनाएं हम पूरी कर चुके हैं और एक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबा नया जो है वो पानी का सिंचाई का इस दिशा में बढ़ा है। जहां जमीन में पानी अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां हम भूगर्भ जल आधारित सिंचाई योजनाओं को भी भारत सरकार से वित्त पोषित करके उन योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में स्मार्ट इरिगेशन किस तरह से आए उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा वर्टिकल जिसके ऊपर स्वामीनाथन साहब ने चर्चा की थी वो ये था कि एग्रीकल्चर के अंदर क्रेडिट फ्लो बढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अटल जी के समय, उसकी सरकार के समय में केसीसी की योजना अटल जी ने प्रारंभ की थी। 3 करोड़ देश के किसान जो है उनको केसीसी मिलती है। माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि 2 करोड़ किसानों को और नया केसीसी कार्ड देंगे। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूपीए के सरकार के समय में उस 10 साल का यदि मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर के मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को 12-13 हजार करोड़ रुपए होता था। और अगर इसी वर्तमान वर्ष का अगर मैं एग्रीकल्चर का बजट देखता हूं, देश का बजट देखता हूं, तो उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट जो है वो 1,34,000 करोड़ रुपए का है। कहां 13,000 करोड़ एक साल का, कहां 1,34,000 करोड़ रुपए एक साल का। इस तरह से एग्रीकल्चर में न केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और इसके साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम में से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए का अलग से निवेश करने का संकल्प दिखाया। जब कभी 2014 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो यूपीए के शासन में जो ऋण माफी हुई थी उसकी चर्चा बार बार मेरे कांग्रेस के मित्र किया करते थे। और मैं अब आज इस मुकाम पर खड़े होकर के आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने ये जो है बार बार संसद के सामने ये रखा, देश के सामने बताया कि हमने 50,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की है। 10 साल में 50,000 करोड़ रुपए किसान के घर में गया था, जबकि किसान सम्मान निधि जो है जिससे 6,000 रुपए प्रति किसान देश के हर किसान को मिल रहे हैं, आज देश के किसान के घर में लगभग 75,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान के घर को भेजा रह रहा है। 10 साल में कुल 50,000 करोड़ की ऋण माफी हुई, जबकि 75,000 करोड़ रुपया जो है हर वर्ष किसान के घर में माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से जा रहा है। इसके बाद में जो है वो स्वामीनाथन साहब ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात की कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस आना चाहिए। पंजाब में इसके मैं पत्रकारों से बात कर रहा हूं, पंजाब के किसान कंपैरेटिवली क्योंकि एश्योर्ड इरिगेशन होने के कारण से कंपैरेटिवली सेफ हैं। लेकिन जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के एक सुदूर रेगिस्तान से आता हूं। मेरे रेगिस्तान में तो हमारी जो है अकाल हमारा सहोदर है, जो कभी 70 साल के अगर मैं आंकड़े उठा करके देखूं तो लगभग 60 साल तक हर साल कभी पूरा अकाल पड़ता है, कभी आधा अकाल पड़ता है, कभी चौथाई अकाल पड़ता है, कभी 2 साल तक लगातार अकाल पड़ता है। एक बारिश की कमी को जो है के कारण से फसल बर्बाद हो गई, इसकी चिंता करते करते हमारी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। ऐसे समय में, ऐसे संकट में किसान का सहयोगी इंश्योरेंस बने, इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। देश के किसान को 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इंश्योरेंस कंपनसेशन के रूप में मिला है। निश्चित रूप से उसने कई किसान परिवारों की जिंदगी उजड़ने से बचाई है। इंश्योरेंस के बाद में जो है स्वामीनाथन साहब ने चर्चा की अपने रिकमेंडेशंस में, वो थी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए। देश में 80-85 हजार करोड़ रुपए का प्रोड्यूस हर साल बर्बाद हो जाता है और हर साल पर जो है वो बर्बाद हो, ये जो 85,000 करोड़ रुपए का प्रोड्यूस बर्बाद होता है, ये केवल किसान का नुकसान नहीं है। किसान का नुकसान तो है ही, उसके साथ साथ में देश का नुकसान भी है, देश की जीडीपी का भी नुकसान हो। हमारे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो और साथ साथ में हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज बढ़े। आज दुनिया में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर तो जैसा मैंने कहा बन गए, लेकिन हमारा आज भी प्रोसेसिंग में हम दुनिया में सबसे पिछड़े हुए देशों की श्रृंखला में। तो आज हम समय की आवश्यकता है कि हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज बढ़नी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जैसा मैंने कहा, इसके लिए करना सुनिश्चित किया गया है।
इसके बाद में जो है स्वामीनाथन साहब ने, मैं बहुत छोटे छोटे मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का जो है पूरे परिप्रेक्ष्य को आपको समझाना चाहता हूं। इसके बाद में जो है स्वामीनाथन साहब ने कहा कि हमको जो है किसान के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब मैं एक एक स्कीम की चर्चा करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चाहे पशुपालन का सेक्टर हो, डेयरी का सेक्टर हो, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए इस साल दिए, 10,000 करोड़ रुपए का डेयरी फंड जो है वो पिछली सरकार के समय में बनाया था। पशुपालन के साथ साथ में अपने स्थानीय पशु जो ब्रीड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से प्रोग्राम प्रारंभ किया। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए दे करके देश को मछली निर्यात और उत्पादन का दुनिया का हब बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक योजना के साथ में काम करना प्रारंभ किया। चाहे इनलैंड फिशिंग हो और चाहे डीप सी फिशिंग हो, दोनों की दिशा में एक तेजी से काम, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में चाहे बी कीपिंग हो, चाहे मेड़ पर पेड़ लगाना हो, चाहे बांस को घास का दर्जा देकर के बांस बेस एग्रीकल्चर को करना हो, इन सब के ऊपर भी एक साथ माननीय मोदी जी ने काम किया। और स्वामीनाथन साहब की जो अनुशंसा थी कि किसान को सुरक्षा देने के लिए उसकी डिपेंडेबिलिटी जो फार्म इनकम पर है उसको हटा करके उसको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम पर काम करना चाहिए, इसके ऊपर अगर किसी सरकार ने काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार ने काम किया। इसके बाद में जो है स्वामीनाथन साहब ने इसके बाद में अपनी अनुशंसा करते हुए कहा कि देश की कृषि के क्षेत्र में किसान को प्रोडक्टिविटी बढ़े और ठीक से उसको भाव मिले, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। और उन्होंने अपनी अनुशंसा में कहा कि जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कुल लागत का 50% उसको मिलना चाहिए, अधिक 50% मुनाफा देकर के मिलना चाहिए। मुझे याद है मैं जब सांसद चुना गया था उस समय और उससे पहले हम लोग लगातार आंदोलन करते थे। जब कभी भी रबी की बुआई होती थी तब हम आंदोलन करते थे, कलेक्टर को जाकर के, डीएम को जाकर के ज्ञापन देते थे, एसडीएम को जाकर के ज्ञापन देते थे कि हमारी सपोर्ट, राष्ट्रपति के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते थे कि हमारी सपोर्ट प्राइस को जो है वो हमको इतना बढ़ा करके मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अत्यंत दुख के साथ में कहता हूं कि कभी सफलता नहीं मिली, कभी हमारी अपेक्षा के अनुरूप जो है एमएसपी नहीं मिली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना था कि उन्होंने ये तय किया कि हम देश के किसान को 50% लाभकारी मूल्य के साथ में देश के किसान को जो है एमएसपी देंगे। आज हम सबको जानकारी है कि गेहूं में 36% एमएसपी के इंक्रीज से लेकर के और जो है दूसरी फसलों में 100% तक 25 की 25 कमोडिटीज में हमने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया। देश की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार केवल एमएसपी इंक्रीज करती और प्रोक्योरमेंट नहीं बढ़ाती तो उसका कभी फायदा नहीं हो सकता था, किसान को लाभ भी नहीं हो सकता था, सीमित से जो है मात्रा में लाभ होता। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो है वो एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ में प्रोक्योरमेंट को भी उसी तेजी के साथ में बढ़ाया है। और प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने और एमएसपी बढ़ाने, आज केवल एमएसपी बढ़ने से जो है किसान को लगभग 42% का लाभ हुआ है। 1,59,000 करोड़ रुपया देश के किसान के घर में जो है एमएसपी बढ़ने के कारण से एक्स्ट्रा गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के कारण से 43% ग्रोथ हुई और उसके कारण से 1,62,000 करोड़ रुपया, जितना एमएसपी से फायदा हुआ उससे ज्यादा फायदा जो है वो प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के कारण से हुआ। केवल 30% जो है वो गेहूं का प्रोक्योरमेंट बढ़ने से लेकर के और चने में 2,54,000% की ग्रोथ जो है वो इस प्रोक्योरमेंट में दर्ज की गई। इस तरह से किसान को 85% एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है माननीय मोदी जी के इस एक निर्णय के कारण से 85% अधिक बेनिफिट हुआ। इसके बाद में जो अंत में जो स्वामीनाथन साहब ने बात की वो बात थी कि देश में मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की अनुशंसा थी कि किसान को प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट करने की जो है वो रास्ता खोलना चाहिए, उसका मार्ग खोलना चाहिए, ताकि किसान के ऊपर कॉस्ट जो है, जो मंडी का शुल्क लगता है, जो मार्केटिंग का यार्ड का टैक्स लगता है या जो परिवहन का टैक्स लगता है, वो चाहे हम किसी भी दृष्टि से कहें कि हम किसान को नहीं देना पड़ता, व्यापारी को देना पड़ता है। मैं खुद भी किसान हूं, मैं जानता हूं कि जब मैं व्यापारी को ये कहता हूं कि भैया तो मुझे मेरे जो है मेरे फसल का आज के आज मुझे पैसा चाहिए, तो किसान तो व्यापारी मुझे कहता है कि ये तुमको जो है देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना कम करके भाव में देना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कृषि के क्षेत्र में किसान को किस तरह के जो है कष्ट झेलना पड़ता है। हम कहने को ये कह सकते हैं कि ये किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगता, पर अंततः उसका बोझ जो है किसान और उपभोक्ता इन दोनों पर ही पड़ता था। तो इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए, ये अनुशंसा स्वामीनाथन साहब ने की। और इसके साथ साथ में स्वामीनाथन साहब ने अनुशंसा करते हुए ये कहा था
कि देश के जो है, क्योंकि देश में एवरेज लैंड होल्डिंग घटती जा रही है, जमीन जो की जोत घटती जा रही है। आज पंजाब का किसान खुशकिस्मत किसान है कि आपके यहाँ पे या पश्चिमी राजस्थान में आज भी किसान के पास में बड़ी जोत अवेलेबल है। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में आज अगर एवरेज देश की मैं बात करूं तो 85% जो देश का किसान है वो मार्जिनल फार्मर हो गया है। उसके पास में जमीन जो है वो 2 एकड़ से कम जमीन बची है। मार्जिनल फार्मर होने के बाद में वो अपने एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पर खेती नहीं कर सकता। तो स्वामीनाथन साहब ने इस बात की अनुशंसा की कि क्योंकि किसान यदि किसी एश्योर्ड प्राइस के लिए किसी के साथ में क्या करार करता है तो उसके मन में ये भय रहता है कि उसके साथ में चीटिंग हो सकती है। मुझे याद है अभी संसद में जब इस बिल पर बहस हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब ये 3 बिल लाए गए थे, जो एपीएमसी एक्ट के और इन सब बिलों पर बहस हो रही थी, तब पंजाब के सांसद रवनीत सिंह जी बिट्टू साहब ने ये कहा था कि जब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाएगी तो देश का जो है उस किसान अपने इंप्लीमेंट बेच देगा, अपना जो है ट्रैक्टर बेच देगा, उसके बाद में 10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो वापस कहां से लेकर के आएगा। मैंने उस दिन भी उनसे निवेदन किया था, सत्र समाप्त होने के बाद में मैंने उनसे एडजर्न होने के बाद कहा कि आपने, मुझे लगता है कि बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि आपने बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें खेती कंपनी नहीं करने वाली, खेती जो है वो प्रोसेसर नहीं करने वाला है, खेती जो है वो किसान ही करेगा। रवनीत सिंह जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पंजाब में एक बार पेप्सी कोला ने, जो पेप्सी कंपनी ने आलू के वेफर्स और चिप्स जो है वो स्टिक्स बनाने की फैक्ट्री लगाई थी और किसानों से कहा कि हम आपसे 15 रुपए किलो में आलू खरीदेंगे। लेकिन आलू का जब भाव कम हो गया तो वो एक चूड़ी लेकर के आ गए और उस चूड़ी में से जितना आलू निकल सकता था ठीक ठीक उसी की हम कीमत देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। ऐसा वो उन्होंने जो काम किया उसके कारण से किसान को नुकसान हुआ। मैंने उनसे कहा कि हमने इसी नुकसान का कैसा किसान के साथ में ऐसी ठगी न हो सके, उसके साथ में ऐसी धोखाधड़ी न हो सके, इसी के लिए यह कानून लेकर के आए। इस कानून में ये लिखा उल्लेखित किया गया है कि किसान को जो है करार करेगा उस करार की पालना सुनिश्चित करनी जो है वो प्रोसेसर को या जो खरीदने वाला है उसको ये करार ये पालना करनी ही पड़ेगी। और पालना करने की दिशा में यदि भाव कम हो जाते हैं तो भी उसको उतने ही प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में किसान को यदि भाव बढ़ जाता है, मान लीजिए अप्रत्याशित रूप से 15 रुपए किलो की जगह आलू का भाव 25 रुपए 30 रुपए किलो हो जाता है, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल जो हमने डिसाइड किया है उससे ऊपर भाव जाने पर किसान को जो है वो स्वतंत्रता होगी कि वो उस प्रोसेसर के अलावा बाकी किसी को भी बेच सके। और इसके अंदर अगर कोई भी तरह का विवाद हो जाता है तो 30 दिन में एसडीएम की कोर्ट में इस बात का एसडीएम को फैसला करना होगा और उस फैसले में किसी भी तरह से किसान की जमीन को अटैच नहीं किया जा सकता। इसका प्रबंध उपबंध इस कानून में किया गया है। किसान की जमीन कभी नहीं लिया जा सकती। अगर किसान के कारण के इस करार तोड़ने के कारण से प्रोसेसर को कहीं किसी तरह का या एंटरप्रेन्योर को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई 1 साल में, 6 महीने में, 1 साल में, 12 महीने में, 2 साल में, 3 साल में करने के लिए किसान स्वतंत्र है। वो जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में अपने जो है अपने कंपनसेशन का भुगतान कर सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि उसका जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके जमीन पे बनाया गया है, कोई कोल्ड स्टोर बनाया गया है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, तो प्रोसेसर केवल उसको उठा करके ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। वो अगर कुछ इसके अलावा कुछ कर सकता है तो प्रोसेसर उससे, अगर किसान चाहे तो उससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसान की अगर मर्जी है तो वो उसको उसकी कीमत अदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसान पर किसी भी तरह का दबाव नहीं। उसकी जमीन को संपूर्ण रूप से सुरक्षा मिले और किसान के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसको इंश्योर करने का काम जो है इस कानून के माध्यम से किया गया। और तीसरा जो कानून बना है उस कानून में एपीएमसी का एक्ट जो था आज से 50-60 साल पहले 1955 के दशक में, 1955 के साल में, क्योंकि जैसा मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में कहा कि हमारे देश फूड डेफिसिट नेशन था, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी, तो उस समय यह तय किया गया था कि इस तरह का कानून हो कि किसी कोई भी व्यक्ति होर्डिंग न कर सके, एक साथ स्टॉकिंग नहीं कर सके। बहुत बड़ा स्टॉक करने के कारण से लोग खाद्यान्न से महरूम न हो जाएं या भाव प्रभावित न हो जाए, इस कारण से यह कानून लगाया गया था। आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, जैसा मैंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए, उसके बाद में इस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को हमको एनहेंस करना है
बढ़ाना है। आज कोई तेल की मिल लगाता है, दाल की मिल लगाता है, कोई कॉटन की फैक्ट्री लगाता है, कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री, एक कंपोजिट फैक्ट्री लगाता है, तो उसको साल भर का अपनी रिक्वायरमेंट का अगर एक साथ इकट्ठा करें, अब कोई दाल की मिल लगाने वाला साल भर के लिए दाल अपनी एकत्रित सीजन में खरीदेगा, उस समय वो खरीदने के बाद में अपने स्टोर में रखेगा, तो उसके ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई करे और उस कार्रवाई के कारण से वो न कर पाए और उसको अलग अलग भाव में अलग अलग समय में खरीदना पड़े तो निश्चित रूप से उसका व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता है। ऐसे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़ करके एक्ट जो है वो एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया है। तो मैं ये मानता हूं, और मैं केवल ये मैं ही नहीं मानता, स्वामीनाथन साहब ने खुद ने आर्टिकल लिख करके कहा कि पहली बार देश में कोई एक सरकार बनी है जो सरकार कृषि क्षेत्र के संपूर्ण उन्नयन और उसके परिवर्तन और उसको लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। तो इन सारे कानूनों को, जितने रिफॉर्म्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल में एग्रीकल्चर को लेकर के किए हैं, इन सारे रिफॉर्म्स को एक साथ समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन जो खत्म हो रही है, जो खोती जा रही है, उनकी राजनीतिक जाजम जो सिमटती जा रही है, उस सिमटती हुई जाजम से परेशान होकर के और वो इस तरह के निर्णय कर रहे हैं, इस तरह के आंदोलन लोगों के बीच में ले जाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल पंजाब के और हरियाणा और को छोड़ करके मैं राजस्थान के दृष्टिकोण से कह सकता हूं कि राजस्थान में किसी भी तरह का कोई किसानों में असंतोष नहीं है। राजस्थान का किसान बड़ा खुल करके माननीय मोदी जी का इसमें समर्थन कर रहा है। देश भर का किसान भी माननीय मोदी जी का इन सारे रिफॉर्म्स के लिए अभिनंदन कर रहा है। और मैं एक किसान होने के नाते भी आपको जिम्मेदारी के साथ से ये बात कह सकता हूं कि ये जो रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, ये रिफॉर्म्स आने वाले समय में इस देश के कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने की दिशा में उठाए गए सुनहरे कदम ऐसे अंकित किए जाएंगे जब कभी भी देश के कृषि क्षेत्र का इतिहास लिखा जाएगा। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से कहूंगा, ये जो भ्रांति इसको लेकर के फैलाई जा रही है, इनको निर्मूल करने के लिए, जो देश के कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उसमें कुछ लोग राजनीतिक कारणों से जो विरोध कर रहे हैं और वो विरोध पैदा करके इसको जो है इसमें एक अवरोध बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा फैलाई गई इस भ्रांति को दूर करना और देश के नवनिर्माण के यज्ञ में आप भी अपनी जो है तरफ से अपनी आहुति दें, ऐसी अपेक्षा आप सबसे करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹੋਦय ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद श्री श्वेत मलिक जी बीजेपी हेडक्वार्टर पंजाब तो जुड़े ने, मैं उन्हों का भी स्वागत करना। पत्रकार महोदय के बेनती है कि अपना नाम